नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मौजूदा दौर संघर्ष का दौर है। तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने राजनीतिक भविष्य को दुरुस्त करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। हर राष्ट्रीयताएँ भी लड़ रही है। इसी में एक राष्ट्रीयता जो भारत में लड़ रही है वह है कश्मीर की। कश्मीर का सवाल एक ऐसा सवाल है जो लंबे दिनों से चलता चला आ रहा है और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वह भी अलग अलग हैं। कई सरकार तो, बल्कि हम यूँ कहें कि मौजूदा सरकार सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को लेकर के ही चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। उनका एक बहुत बड़ा इशू है। धारा 370 हटाने का सवाल भी इसी श्रेणी में आता है। मेरे साथ जयप्रकाश नारायण हैं और हमारे साथ हैं CK प्रियदर्शी, चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी। जेपी के होने का सीधा सा मतलब है कि हमारे जो आज के अतिथि हैं जयप्रकाश नारायण लोहिया से प्रभावित हैं और उनके आंदोलन में शामिल रहे हैं। अच्छी राजनीतिक समझदारी रही है जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, लोगों की भागीदारिता भी रही है और आज भी वो लोग लगातार किसी न किसी रूप में लड़ रहे हैं, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हम सीधा अशोक चक्रवर्ती जी से बात करेंगे और जानेंगे कि कश्मीर का सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारतीयों के लिए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समरभूमि में। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएंगे कि भारत के लोगों के लिए कश्मीर का सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो अभी भी बहस में है। महत्वपूर्ण जो 500 से अधिक राजवाड़े भारत में मिलाए गए थे और पटेल के समय ही मिलाए गए थे, वह भी महत्वपूर्ण था। उसमें कुछ राजवाड़े थे बड़े जहाँ नहीं हल हो पा रहा था तो एक मौका निकाल करके आर्मी इंटरवेन की। बाकी ने तो स्वयं अपना एक पत्र पर दस्तखत करके मिलना तय किया। लेकिन कश्मीर एक इंडिपेंडेंट देश था पाकिस्तान और भारत के बीच। पाकिस्तान अलग हो गया था, भारत अलग हो गया था। कुछ राजवाड़े पाकिस्तान में मिले थे, कुछ भारत में। जो ज्योग्राफी थी उसके हिसाब से कश्मीर ही एक ऐसा प्रांत था जो पाकिस्तान और भारत के बीच में पड़ता था, यानी कि दोनों के बॉर्डर के बीच में। और भी कुछ हिस्से आएंगे, लेकिन कश्मीर और लद्दाख का इलाका था। अगर वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता और उसकी हैसियत एक आइडियल ज़माने के स्विट्ज़रलैंड की होती तो उसको आर्मी की ज़रूरत नहीं होती, इंडिपेंडेंट देश होता और दोनों देश की आर्मी उसके बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कश्मीर में हस्तक्षेप किया कबीलियों ने जो मोर्टार लेकर के आए थे पाकिस्तान के आर्मी का, उनके साथ हथियार भी पाकिस्तान के आर्मी का था। इस वजह से एक स्थिति हो गई कि वो श्रीनगर तक कब्जा कर लेंगे और बारामूला पट्टन सब होकर गए थे। उनके लिए ये मसला जिहाद का था। आर्मी उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन दरअसल वो जिहाद का मसला नहीं था, क्योंकि जब कश्मीर के लोगों ने, बारामूला पट्टन के लोगों ने देखा कि ये लूटपाट मचा रहे हैं, ठीक है, और जब उन्होंने देखा कि ये महिलाओं के साथ भी बलात्कार कर रहे हैं, तो इसके बाद कश्मीर के लोग जाग गए। ये जो पाकिस्तान से इंटरवेंशन हुआ था तब, और राजा पर, शेख अब्दुल्ला पर और राजा पर, दोनों पर एक ही असर था कि इस समय इंडिया के पास जाना चाहिए। शेख अब्दुल्ला लोगों के बीच में पॉपुलर नेता थे और राजा से और राजतंत्र से भी उनकी लड़ाई थी, और दूसरी तरफ राजा थे हरी सिंह, और वो राजा वहाँ बहुसंख्यक जनता के बीच से नहीं थे, वो कश्मीरी पंडित थे। हरी सिंह कश्मीर, वो मुसलमान नहीं थे, ठीक है। तो अब जो बात है कि इसमें कश्मीर एक ख़ास स्टेज में आज़ादी के बाद भारत में मिलता है, और वो पाकिस्तानी एग्रेशन की वजह से मिलता है। जिन लोगों ने लगातार कश्मीरी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया, उनके दिमाग में भी ये बात थी कि कश्मीर तो एक ख़ास परिस्थिति में भारत में आकर के मिलता है। और उसी समय ये एक शर्त लग जाती है UN के देख रेख में, वहाँ एक
जनमत संग्रह होगा, मैंडेट लिया जाएगा, वो दोनों तरफ होगा, इसमें भ्रम नहीं रहना चाहिए। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ भी होगा, क्योंकि जब इंडियन आर्मी उतरी तब तक जितना पाकिस्तान कबीली घुस गए थे उतना पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया था। वो पूरा पाकिस्तान नहीं है, अभी वहाँ से मसले उभर रहे हैं, और वो मसले जो हैं उसको उभारने में भारत सरकार के जो एजेंसियां हैं वो मदद कर रही होंगी, लेकिन वो वस्तु स्थिति को हम उसके कारण इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं अब आगे बढ़ता हूं और कंक्लूड करता हूं कि मैं कश्मीर गया हूं सबसे संगीन दौर में, अपने समय का संगीन दौर तो शुरू से है, मतलब जब मैं सामाजिक जीवन में आया 74 में, तो 90 और 91 एक मौका आया जब जगमोहन दोबारा वहाँ राज्यपाल बना के भेज दिए गए, और वो कांग्रेस रिजिम में राज्यपाल थे, वीपी सिंह के द्वारा भेज दिए गए। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, कांग्रेसी थे। तो जगमोहन के समय में मैं गया हूँ, और वो एक बहुत ही क्रूशियल समय था, ठीक है। और उसमें हमें इस बात को मैंने अभी इसलिए कहा कि मैं रिलेट करता हूँ कि मैं मैनेज कर पाया था, उसमें 17 लोगों की टीम गई थी, हम 2 लोग मैनेज कर पाए थे कि उरी तक जाएंगे। उरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो उरी में जब पहुंच गए, ऐसे ही 2 आदमी पहुंच गए, किसी एक दुकान में ऊपर कमरा था, वो रहने की जगह मिल गई। पुलिस ने कहा कि आप रिपोर्ट कीजिए, पुलिस रिपोर्ट हमने कर दिया। डीएसपी से परमिशन था, बिना परमिशन के उस उरी इलाके में लोग नहीं जाते थे, सबके पास अपना आईडी कार्ड होता था। जैसे आज आधार कार्ड एसेंशियल है, एक ज़माने में एक इलाके के लोगों के लिए वो एसेंशियल था। तो वहाँ के 80 बरस की बूढ़ी महिला को छोड़ के बाकी सब आधार कार्ड पॉकेट में लेके घूमते थे। तो उरी में जाने के बाद जो कश्मीर में 1991 में घूमते हुए जो अंतर आया कि उरी के लोगों का अलग दृष्टिकोण था, बारामूला के लोगों का अलग था, और श्रीनगर के लोगों का अलग था, ठीक है। तो उरी के लोगों ने कहा कि उधर के लोगों का जो ओपिनियन है, बारामूला के लोग जो पाकिस्तान परत थे और श्रीनगर के लोग इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते थे, मोटा तौर पर, ऐसे सब जगह अंतर होगा। तो उरी के लोगों ने जो हम लोगों को बताया कि भाई उस पार की स्थिति तो ये जानते नहीं हैं, और हम तो जानते हैं, ऊपर हैं और नीचे, तो उस पर क्या घट रहा है बॉर्डर के लोगों को मालूम है। तो जानेंगे तो कभी भी पाकिस्तान में जाने की बात नहीं सोचेंगे, अगर अपने और अपने बच्चों के हित में सोचेंगे। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर के कश्मीर की स्थिति बहुत मोटा मोटी और फ्लैट नहीं है कि हम सिद्धांत रूप में मानते हैं कि कश्मीर की जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार है ही, सभी जनता को अधिकार है। फ्रांस के अंदर कनाडा के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोगों को बीच कनाडा के बीच में चारों तरफ से कनाडा है, आत्मनिर्णय का अधिकार के तहत मत देने का दिया गया था, 2 मौका दिया गया था। उसके डिटेल से मैं नहीं जा सकता हूँ, मैंने हाल जब ये सब भारतवर्ष में चल रहा था मोदी के दौर में, तो ये मैंने पढ़ा। अशोक जी, इसमें हम थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे आपको। ये अक्सर ये कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि नेहरू के कारण ही जो कश्मीर जो भारत का हिस्सा नहीं बना, अगर उसके जगह पर आपको पटेल रहते या कोई और रहते अगर, तो कश्मीर भारत में चला जाता है, फलना, इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं। तो नेहरू कितना इस पर इफेक्ट कर रहे हैं, दोषी है? ये रोचक है, और ये सब बात में जाते ही खाली हम देखिए, हम जिन बातों को उस तरह से देख पाते हैं जैसे खुद देख रहे हैं, जबकि देखना संभव नहीं था, 48 की बात है, लेकिन एक पात्र होते हैं मेनन, जो कि IAS ICS नहीं थे, और वही सबसे प्रमुख एम्बेसडर थे पटेल के। और मेनन को ICS अफसर लोग, चूँकि पटेल के मैंने होम डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव था, सारे राजवाड़ों को मिलाया जा रहा था, तो पटेल के प्रथम अफसर थे, इसलिए ICS अफसर भी उनको मेनन बाबू कहते थे। उनका ईगो संतुष्ट होता था, बाबू कह के क्लर्क कह देते थे, असम्मान सूचक शब्द भी है मेनन बाबू। तो मेनन वहाँ गए, पटेल ने भेजा, मेनन ही गए। राजा को जगाया गया रात में, और राजा को कहा गया कि साइन कीजिए इस पर कि हम भारत में विलय करते हैं, ठीक है, तभी भारतीय सेना यहाँ आएगी, बाहर नहीं तो फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई का ये मसला बन जाएगा, ठीक है, अगर हम ऐसे जाते हैं तो इस तरह से जिन अन्य राजवाड़ों ने साइन किया था उसके मुकाबले कश्मीर ने एक विशेष स्थिति में साइन किया, और उसका समर्थन शेख अब्दुल्ला को भी था, इसलिए कि जब जैसे ही साइन हुआ, अब मेनन लौटे और फिर आर्मी का ट्रूप हवाई जहाज़ से गया और श्रीनगर के एयरपोर्ट पर ऊपर से लोगों ने देखा, उतरे, तो उस समय जो आर्मी श्रीनगर शहर में घूमने लगी, चूँकि
वो कबीलाई जो हैं मोर्टार मतलब गाड़ियाँ, सेना की गाड़ियाँ ले करके यहाँ चली आई थी, तो उन लोगों को इंडियन आर्मी से लड़ने का उनका मादा नहीं था, क्षमता नहीं थी, तो वो बैक कर गए। तो उसमें गाड़ी पर आगे आगे शेख अब्दुल्ला बैठे रहते थे। इसलिए उस समय की चीज़ों को अगर आंखों देखी एक साथ कितनी बातें घट रही थी, उन सब चीज़ों को आप अलग अलग फ्रेम में फिल्म में देख सकते हैं या आप जानते हैं तो देख सकते हैं। तो शेख अब्दुल्ला भी थे। तो इसलिए क्या हुआ कि वह बिना किसी द्वंद्व के विलय हुआ, परिस्थिति विशेष में हुआ। वह विलय इसलिए हुआ कि वह इंडिपेंडेंट देश था, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ घुसपैठ कर दिया था, इंडिया ने घुसपैठ नहीं किया था। तो इंडिया उस समय उन लोगों के मुकाबले कश्मीर की जनता को बचाने के लिए गया था। दोषी नेहरू कितना है इस संदर्भ में? देखिए, नेहरू इसमें या नेहरू या पटेल होते दोनों में कितना फ़र्क होता है? नेहरू इसमें शामिल हुए, हर मामले में नेहरू है, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन नेहरू इसमें विशेष तौर पर शामिल हुए। इसी वजह से उस समय जो आपके मैंने भारत का ये सब जो है 50 के बाद की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री के ऊपर अंग्रेज प्रतिनिधि बैठा होता था। तो अंग्रेज प्रतिनिधि ने एक क्लॉज लगा दिया कि इसमें ये अंतरिम विलय होगा, राजा जो लिख के दे रहे हैं, और फाइनल विलय होगा लोगों से पूछ करके। ठीक है, अब इसमें टाल मटोल हुआ, होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि राजा भी इसके पक्ष में थे और जनता के जो प्रतिनिधि शेख अब्दुल्ला भी थे। तो वो एक ज़रूरी चीज़ थी जो नहीं किया गया। तो इसमें नेहरू ने ये क्लॉज लगा दिया। अन्य राजवाड़ों के साथ ये क्लॉज नहीं हुआ, लेकिन अन्य राजवाड़े इस परिस्थिति में भारत में नहीं मिले थे। तो हम नहीं समझते हैं कि उस समय नेहरू और पटेल में इतना मतभेद था, कहीं कोई दर्ज हुआ होगा इस विषय पर। तो आज जाकर के हम उसमें से भेद पैदा करें, ठीक वैसे ही जैसे भगत सिंह और गांधी में भेद पैदा करते हैं। भगत सिंह और गांधी में तो भेद है ही, साफ जानते हैं, लेकिन भगत सिंह गांधी के उतने खिलाफ थे जितना, ऐसी बात तो नहीं थी कि जिसकी वजह से हम भगत सिंह को गांधी के खिलाफ खड़ा कर दें। बिल्कुल। एक नेशनल मूवमेंट को गांधी लीड करते थे। आज तो बहुत समझ में आ रहा है, आज तो नेशन के स्तर पर सोचने की ज़रूरत बहुत पड़ पा रही है। शाहीन बाग की दादी नानियों ने भगत सिंह और गांधी को और अंबेडकर और गांधी को एक साथ दिया, और उनके जो अनुयायी है किसी ने आपत्ति नहीं किया। तो ये देश की आज की एक आवश्यकता है कि अपने इतिहास के विवादों को आज के संदर्भ में न रखें, आज के संदर्भ को डिफाइन करें। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि इस अंतर पर बहुत कोई रिसर्च पेपर करे तो वो कर सकता है, एक एक्सट्रीम लाइन खींच सकता है। सामान्य तौर पर कश्मीर का भारत में विलय एक ही आधार पर हुआ, माउंटबेटन इन्वॉल्व हुआ, विवाद का मसला था, बड़ा देश था, इम्पोर्टेंट देश था, और दोनों के बॉर्डर पर था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि दोनों को एकदम बॉर्डर पर था, दोनों की तरफ से आवाजाही होती थी। जैसे कि मैं आराम से उरी से क्रॉस करके जा सकता हूँ, मैं देख करके आया हूँ, नीचे उतर करके पहाड़ियों से मैं पहुँच सकता था आज़ाद कश्मीर। मतलब ये हुआ कि नेहरू जितना कर सकते थे और पटेल दो मिल जितना कर सकते थे उतना किया, बाकी माउंटबेटन का जो प्रभाव था वो उसको हैंडल कर रहा था। प्रभाव जरूर पड़ा होगा। बिल्कुल। मेरा एक सवाल रहेगा कि आखिर वह कौन सा दौर आया जब कश्मीर के लोगों ने हथियार उठा लिया, जैसे कि आज लड़ रही है? कश्मीर के लोग हम लोगों के माने इंडिया के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, उसमें मैंने हम उतना बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कालखंड, उन जो कालखंड है कि बागी होते चले। मैं जब कश्मीर पर जब मैं एडल्ट हो जाता हूँ और कश्मीर को देखता हूँ, किताबों में पढ़ करके हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, तब मैं 2 में पाकिस्तान गया और लाहौर और कराची 2 शहर में मैं एक टीम के साथ घूमा, फ्रीली घूमा। तब मैं आता हूँ तो पाकिस्तान की सारी बातें समझ में आ जाती हैं। कोई पाकिस्तान का ग्लोरी बखान करेगा तो मुझे तुरंत दिखेगा कि वहाँ तो गाँव में लोग गुलाम हैं, अर्ध गुलाम है, जैसे यहाँ पहले था गाँव में। तो उनकी जीवन स्थिति के बारे में जो डाटा बताया जाएगा तो वो सच नहीं होगा, क्योंकि वो हवेली से रोटी आएगी तो रोटी खाएंगे और दिन भर वो खटेंगे, ये सिचुएशन है। दूसरी बात है कि शहर में यहाँ जैसी विश्रांति नहीं है, शांति है, क्योंकि गांव से माइग्रेट लोग शहर में नहीं करते हैं, उनको इजाज़त नहीं है। तो शहरों में गरीब लोग थोड़े से हैं, मैनेज हो जाता है उनका लाइफ, समझ रहे हैं। तो ये सब, तो मैं इसमें आपसे मैं थोड़ा समय ज़्यादा ले लेता हूँ। मैंने कथावाचक की तरह मैं चीज़ों को कहने की कोशिश करता हूँ कि जिससे समझ में आ जाए। तो उसमें क्या है कि आप जो ये बात कह रहे थे कि बागी कैसे हो गए, मैं जब कश्मीर गया तो पूरा कश्मीर बागी था लगभग, और सिनेमा बंदी आतंकवादियों या उग्रवादियों या अलगाववादियों। आप किस वर्ष गए थे, एक बार फिर बता देंगे? 2 में
2002 नहीं, में? नहीं, हम तो 90 में गए थे, 90 में। पाकिस्तान 2 में गए थे, 90-91 में गए थे, जगमोहन के पीरियड वीपी में। सिंह शासन में थे। 90 नहीं हो सकता है, 91 हो सकता है, 91 होगा। तो ये कश्मीर की घाटियों में कर्फ्यू में हम लोग घूमते थे। हम लोगों को कर्फ्यू पास था। कर्फ्यू पास कोई गारंटी नहीं होती है। पुल के ऊपर से आप पास कर रहे हैं, छोटे छोटे पुल, तो क्रॉस फायरिंग में आपको गोली लग सकती है। क्रॉस फायरिंग वहाँ हो सकता था, क्योंकि हमको बारामूला में हम लोग थे, एक मेरे साथ रांची का फोटोग्राफर था वापी, तो वो एक आदमी के गिरने का पता चला, लोग दौड़े तब, लेकिन उसको गोली की आवाज़ नहीं सुने थे, तो वो साइलेंसर वाली गोली से उसको कनपट्टी में लगा था और वो ठेकेदार था। तो वो उस सिचुएशन में हम लोग घूम रहे थे, और उस सिचुएशन में लोग बहुत आराम से कर्फ्यू पीरियड में दुकानों के अंदर हम लोग को बुला के अब बात करते थे, और जयप्रकाश नारायण का नाम जैसे ही लोग जानते थे एकदम फ्री हो जाते थे। जस्टिस वीएम तारकुंडे के नाम से बड़े लोग मिलते थे, क्योंकि जस्टिस वीएम तारकुंडे ने कई एड्रेसेस दिए थे और वो वहाँ उनका सम्मान था। वो पीयूसीएल के तौर पर कश्मीर गए थे, तो ऐसा लगता था कि कश्मीर के पक्षधर हैं, पीयूसीएल की तरह न्यूट्रल प्रेक्षक नहीं है, पक्षधर हैं। तो ये और गलियों में उनकी सभा होती थी, तो जयप्रकाश नारायण की वजह से लोग हमसे फ्रीली बात करते थे। तो उस समय सिनेमा बंदी जो है पूर्ण लागू था। जब इंडियन स्टेट रूल कर रही हो और एब्सोल्यूट सिनेमा हॉल में सिनेमा नहीं दिखाए जा रहे हैं, तो ये जो आदेश था अलगाववादियों का या स्वतंत्र कश्मीरवादियों का, सबका मिला जुला करके, जिनको उग्रवादी कहा जाता है, हमको उग्रवादी कहने में भी कठिनाई होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनका मीन्स ज़रूर ही आतंकवादी था। इसलिए मीन्स था कि वो उनके लड़ाई का तरीका था कि एक जगह ऐसा कुछ कर दो कि पूरा देश हिल जाए। तो ये क्या है, आतंकवादी तरीका है। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी कोई क्रांति में इस्तेमाल हो जाए, लेकिन क्रांति नहीं होती है। ठीक है, तो उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल था लोगों, चूँकि ये अपना लड़ाई आर्मी से गुप्त रूप से लड़ रहे थे, गुरिल्ला तरीके से लड़ रहे थे, आतंकवादी तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन जनता उनके पीछे थी, तभी सिनेमा बंदी लागू हुआ। नहीं तो 5 महिलाएं भी कहेंगी कि नहीं हम मानते हैं, तो उनका एक वजूद बन जाता है। जैसे कि जलगांव में मुल्ला लोगों ने महिलाओं के लिए सिनेमा बंदी लागू किया। जलगांव महाराष्ट्र का एक कस्बा है, जिला है, तो उसको लोगों ने नहीं माना, डिफाई कर दिया। रजिया पटेल जो पुणे रहती है, हम लोगों के समय की है, उसने डिफाई कर दिया सिनेमा बंदी को, और डिफाई कर दिया तो चूँकि उसके पीछे उन लोगों के वो मैंने हुक्म के पीछे कोई जनता नहीं थी, इसलिए टूट गया। तो कश्मीर में अगर जनता इन लोगों के कॉल को नहीं मानती, संगीत बंद था, संगीत बंद था, और शासन किसका था, तो शासन फारूक अब्दुल्ला का था। बाद में शासन किसका था, जगमोहन आए, तो जगमोहन के आते ही फारूक अब्दुल्ला ने विदेश पकड़ लिया, लंदन चले गए, तो शासन पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन आर्मी की थी। और अब कश्मीर में जाइएगा तो जो भी स्थिति हो, उस समय हम लोग 17 लोगों की टीम बस से गई थी, तो बस में उतर करके, और हम लोगों को केवल उकड़ू खड़ा होने के लिए नहीं कहा जाता था, खड़ा कर दिया गया, लेकिन जितने भी बस में लोग थे, चाहे जिस भी क्लास के लोग हों, वो लोग जो हैं वो एक ऐसे नील डाउन के अंदाज में वहाँ खड़ा हुए, तब उनकी चेकिंग हुई। ठीक है, तो ये तो रोज़ बरोज़ का चेकिंग और रिवोल्यूशन वहाँ का शहरी इस्तेमाल करता था। गाड़ी से जा रहा है, उनको भी उतार करके उस तरह से चेकिंग कर रहे थे लोग। तो वो हर जगह आर्मी ही वहाँ कंट्रोल कर रही थी। तो उसमें क्या है कि इनका, तो इन लोगों ने, देखिए क्या है कि मारे गए हैं युद्ध में, लेकिन मारे जाने वालों में मैं आंकड़ा नहीं बता पाऊँगा। संजय काक की प्रसिद्ध फिल्म है, तो इधर अगर 1000 लोग मारे गए इंडियन आर्मी वगैरह का, तो उधर 10,000 लोग मारे गए। तो एक छोटे से प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में आर्मी का प्रेजेंस, एक एक चप्पे चप्पे पर, और इतनी बड़ी संख्या में अफस्फा लागू होना। अफस्फा का मतलब होता है कि आप, अगर ये जो मेरा घर है, इस संदिग्ध गतिविधि यहाँ से चलती है, और अगर यहाँ अफस्फा लागू हो रहा है और यहाँ का अफसर तय कर ले, तो सामने जो घर है उनके घर में कार्बाइन लगाया जाएगा और मेरे घर को ऊपर से नीचे तक ध्वस्त कर दिया जाएगा। अफस्फा में है मैंने मार देने तक का लोगों को अधिकार होता है, खास परिस्थिति में, जिसके विरोध में वहाँ की जो अपना अखबार है कश्मीर टाइम्स, तो कश्मीर टाइम्स कोई मैंने वहाँ लड़ने वाले लोगों का पत्र नहीं है, कश्मीरियों का पत्र है, तो लगातार अफस्फा के खिलाफ लिखता रहता है। जो उसके संस्थापक एडिटर थे वो मर गए, उनकी बेटी चलाती हैं कश्मीर टाइम्स। तो वो जम्मू से निकलता है, श्रीनगर से निकलता है, लेकिन वो समय अफस्फा इतना ड्रैकोनियन लॉ है अफस्फा, तो उसकी वजह से तो हम ये केवल कहना चाहते हैं कि ये वहाँ के सिचुएशन में लोग
ये याद करने लगे कि हम काश इंडिपेंडेंट रहते हैं। राजा हरि सिंह के समय लैंड रिफॉर्म लागू नहीं हुआ था, कई तरह के राजतंत्र की बेड़ियाँ थीं, ठीक है। राजा हरि सिंह के बाद शेख अब्दुल्ला आए, कम समय में ही उन्होंने लैंड रिफॉर्म लागू कर दिया। ज़मीन छिन गया लोगों के हाथ से, मतलब ज़्यादातर पंडित लोग वहाँ पर जमींदार थे, तो उनके हाथ से छिन गया। तो इस परिस्थिति में भी कश्मीर में लोग जो हैं, ऐसा नहीं था कि ये इंडियन स्टेट के साथ हो गया। लैंड रिफॉर्म लागू हुआ तो ज़मीन मिला नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। एक बात और मैंने हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वोटिंग का एक मौका आता है, जिसका मतलब अब समझ में आ रहा है। जो नक्सलाइट इलाके हैं वहाँ भी वोट बहिष्कार किस रूप में टर्न अप हो गया कि जिसको चाहते थे उसकी उन लोगों ने सरकार बना ली, बहिष्कार नहीं किया उन्होंने। तो वोटिंग का राइट लोगों को मिला है, और पॉलिटिकली अगर हम गलत करने लगेंगे, वोटिंग राइट छीनेंगे, तो लोगों को वोटिंग का महत्व समझ में आएगा। हथियार, जैसे आपके हाथ आप कोई चीज़, कोई रस्सी पकड़े हुए हो जिससे पंडाल हिल रहा हो, पंडाल से अनाउंस हो कि आप रस्सी छोड़ दीजिए, तो पता चल जाएगा आपको कि उस रस्सी से पूरा पंडाल हिल रहा है। तो आपके हाथ में जो आपके पास जो चीज़ थी आपके आ जाएगा, और तब आप चाहेंगे कि 1000 लोग मिल करके को पंडाल को खींच लें, जैसा कि मैंने पटना में एक जगह फेस किया था लोगों ने कि वैसे ही लोगों को वोट का जो उनका पावर है वह बता दिया गया कि वोट नहीं करो इस नारे से। और दूसरी तरफ वोट ये लोग देते थे, पॉपेट गवर्नमेंट बनाने में उसका इस्तेमाल होता था, क्योंकि आर्मी वहाँ केंद्र सरकार के निर्देश पर, नेहरू के निर्देश पर, इंदिरा जी के निर्देश पर वोट करवाती थी, कहाँ वोट पड़ना है, ठीक है। अब वहाँ कश्मीर के पास अपना विधान था, अपना निशान था, अपना प्रधान था। वहाँ के प्रधान, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, उसका अपना झंडा था, और उसके पास विधान था, कानून था, वो बाद में भी रहा। निशान और प्रधान हट गया मैंने वहाँ, लेकिन विधान रह गया कश्मीर में, जो कि अभी इन्होंने ख़त्म किया है इन लोगों ने। तो इनके पास अपना इंडिपेंडेंट चीज़ था, लेकिन होता क्या था कि राज्य सरकार से पूछ करके केंद्र सरकार कानून बदलेगी, कानून बनाएगी जो कश्मीर पर लागू होगा कि नहीं। जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कश्मीर पर लागू होता है, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कश्मीर में भी लागू है, जब बना है तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कश्मीर पर लागू नहीं होता है। अधिकांश कानून ऐसे हैं जिसमें प्रावधान है कि कश्मीर को छोड़ करके। तो ये जो था, तो कश्मीर के संदर्भ में जो कानून बनाना है, उनका चुना हुआ मुख्यमंत्री को गिरा दिया जाता था, और राज्यपाल शासक होता था, और राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि रहता था, तो उस राज्य की अनुमति मिल जाती थी। तो जो वो कानूनन, इसलिए कश्मीर के लोग, हम लोगों को, आप बात ध्यान दीजिए कि बराबर हर तरह के लोगों ने, जस्टिस बहाउद्दीन फारूकी हों जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के कश्मीरी चीफ जस्टिस थे और लौट के रिटायर्ड होकर वहाँ रह रहे थे, से ले करके, और बारामूला के दुकानदार, सब कह रहे थे कि 370 आप ले जाइए, बिहार को जरूरत है। हम लोग बिहार से थे, पता चलता था आपके यहाँ पिछड़ापन है, आपको विशेष पैकेज की ज़रूरत है साथ साथ, तो आप ले जाइए। हम लोगों को धारा 370 के जो प्रिविलेज हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा प्रिविलेज जो है एक परिवार को, 2 परिवार को मिल जाता है। उसके नाम पर जो पैसा आता है फारूक परिवार को मिल जाता है, और उधर जो है वो आपको राजा की परंपरा के थे कर्ण सिंह वगैरह के परिवार को मिल जाता है। जम्मू शहर में उनका सारा मार्केट उन पर कंट्रोल है। तो हम ये बात आपसे कहना चाहते हैं कि कश्मीर में जो लोगों को विशेष राइट मिले थे, इसी वजह से उनको वो उस अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करें, ऐसी स्थिति में। जैसे कि पंचायतों को राइट है, तो डीएम जो है पंचायतों को कभी सॉवरेन होने ही नहीं देता है, और पंचायत के मुखिया को जो है वो करप्ट स्टेट का एक्सटेंडेड हाथ बना देता है। पंचायतों को राइट है यहाँ आप वहाँ कब फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, आप ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, आप जंगल में कुछ नहीं कर सकते हैं अगर पंचायत न चाहे तो। लेकिन पंचायती सिस्टम को पंगु बना के रखा गया है। इसी तरह से राइट थे कश्मीर को, तो कश्मीर के उस राइट का इस्तेमाल करने वाली चुनी हुई सरकार को पंगु बना करके रखा जाता था। तो ये जो आप समझेंगे, तो ये बात जो है वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, इसमें ग्रे लाइन है। हमारे इस बात से जस्टिफिकेशन नहीं होता है 370 हटा करके और कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, एकदम नहीं करता हूँ, इसका मैं विरोध करता हूँ लोग की। लेकिन कश्मीर की स्थिति जो है, हाँ अब ख़त्म कर दें कि रोचक ये थी कि वहाँ के लोग दरअसल में अब डेमोक्रेटिक राइट के लिए लड़ते थे। लेकिन तरीका क्या था कि किसी राजनेता से मिलने गए और राजनेता ने कहा कि अभी नहीं मिल पाएंगे, 7 दिन बाद मिलेंगे।
जा रहे हैं दिल्ली, फ्लाइट का टाइम है, तो वहाँ की जो महिलाएं आती थी वो आई थी नली नाले इस सब के मरम्मती के लिए, लेकिन जब नहीं मिल रही हैं या मिल रहे हैं नेता, तो वो आज़ादी 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 का नारा लगाते थे। तो असल दिल में वहाँ ऐसे ही डिमांड है, ख्वाहिश है जो यहाँ के लोगों का है, ठीक है, लेकिन उनके पास एक्सेस है क्योंकि बॉर्डर पर हैं, आज़ादी आज़ादी का नारा ले सकते हैं। बिहार के लोग वो चीज़ नहीं ले सकते हैं। उनको मतलब ये है कि वहाँ के लोगों की छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, नाली की समस्या हुआ या स्कूल की समस्या हुई या फिर बिजली की समस्या हुई या फिर साफ़ सफाई की समस्या हुई या फिर छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जो समाधान नहीं किया गया किसी कारण से भारत सरकार द्वारा, लोगों ने वहाँ पर प्रतिरोध किया और उसको हथियार उठा लिया अपना। इस जी हाँ, सही बात है। देखिए समस्याएं, वहाँ एक फैक्ट्री बनी थी, वो घड़ी की कंपनी HMT, एक फैक्ट्री बनी थी और फैक्ट्री बंद हो गई। वहाँ बिहार से ख़राब स्थिति है, वहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री है तो लोग कमा लेते हैं, जी लेते हैं। खेत है, खेत छोटे छोटे खेत हैं, खेतों में हम कई बार कश्मीर गए हैं, उसके बाद से 90 के बाद से 4 बार गए हैं। एक बार जाड़े के समय में गए थे, वहाँ जब ठंड पड़ रही थी तो खेत में लोग धान लगाते हैं और पानी बर्फीला होता है, तो जिसमें पैर रखना मुश्किल है उसी में वो नंगे पांव खड़ा होकर के धान लगाते हैं घंटों। तो वहाँ एक अलग तरह का बीहड़पन है। खेत छोटे छोटे हैं, भी आप समझ रहे हैं, इसलिए कि पहाड़ों के बीच में जो जगह निकलेगी वो है। तो उसमें ये बात तय है कि उनकी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या, मेडिकल कॉलेज है वो चले, मेडिकल कॉलेज में कश्मीरी लड़के पढ़ें, वो पढ़ें तो उनके बाद उनके लिए कश्मीर में नौकरी हो। तो इसका मतलब है कि वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। नाली की बात तो मैंने कह दी, उस बात को हाँ ठीक है समझ गए। बड़े और छोटे जो राइट्स के मामले हैं, या उनकी अपनी सरकार हो। अब तो उनका राज्य भी नहीं है, राज्य का दर्जा छीन गया है, उनका जियोग्राफिकल एरिया भी उनको बिलिटिल कर दिया गया, लद्दाख को निकाल दिया गया। जबकि जब लद्दाख को निकाल भी देते और यही एक पूर्ण राज्य रहता तब तो समझ में आता है, लेकिन लद्दाख को निकाल दिया और उस वजह से इनको जो है यूनियन टेरिटरी में डाल दिए, ले जा करके पूर्ण राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिए और लद्दाख का तो और भी दर्जा समाप्त हो गया। जिसका नतीजा है कि उस समय जब ये घटना घटी थी, मतलब 370 का ऐलान कर रहे थे, उसी समय पार्लियामेंट में लद्दाख से जो उनके विशेष काउंसिल है उसके प्रतिनिधि बैठते थे, तो उनका भाषण हो रहा था सरकार के पक्ष में। उसी का नतीजा है, आप लद्दाख पर भी आ सकते हैं कि आज लद्दाख को अपने मिनिमम राइट्स और सोनम वांगचुक पूरा लगातार आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर और 21 दिन तक मूवमेंट करने के बाद भी उनकी बात को सुना नहीं, अंततः वो जो है मतलब अनशन को समाप्त किया गया। खैर इस पर हम आएंगे, लेकिन मेरा सवाल है दूसरा जगह पाएगा। अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि कश्मीर के आतंकवादियों, अगर आप उसको आतंकवादी ही कहना चाहते हैं, अगर हैं, दर्शक लोगों को बता दूं मैं आपको, तो उनके और भारत में लड़ रहे माओवादियों के बीच क्या कोई संबंध है? देखिए वो तो एस्टेब्लिश्ड नहीं है। लिट्टे के साथ भी संबंध बताया जाता है। लिट्टे का इजराइल से, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंका, तो वो सब एस्टेब्लिश्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए ना। ये आत्मनिर्णय के अधिकार और राष्ट्रीयता का जो दृष्टिकोण अपना के चलते हैं कोर रूप से, माने अल्ट्रा लेफ्ट को हम सभी कम्युनिस्ट रखते हैं, लेकिन उसको छोड़ दिया है बाकी कम्युनिस्ट ने, संसदीय राजनीति वालों ने। तो वो लोग जो हैं कश्मीर के मसले को उठाते रहते हैं। जब उठाते रहते हैं तो इंटेलिजेंस के लोग कुछ बना सकते हैं। मैं उसमें, चूँकि मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर पत्रकार लोग IB का नाम दे करके भी खबर गढ़ लेते हैं और झूठ बता देते हैं। मैं ये जानता हूँ अपने कारणों से। IB, चूँकि हम तो एक्टिविस्ट हैं, IB के भी जो लोग आते थे हमारे पास, तो हमारा एक तरीका था कि हम सब बात उनको बता देते थे, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, हमारा गोपनीयता कुछ था नहीं। तो उसमें उनके साथ डायलॉग होता था, तो वो बताते थे कि क्या स्थिति है। तो इसमें अखबारों में उस समय IB के नाम से ये जो हिंदू मुसलमान मसले को लेकर के, मदरसा को लेकर झूठ सच खबरें आती थीं। कहने का मतलब ये है कि ये जो लिंकेजेज बताए जाते हैं वो एस्टेब्लिश्ड नहीं है। एस्टेब्लिश्ड नहीं। नक्सलियों के बारे में छपा कि 100 लोगों को मारेंगे सहार में MCC की तरफ से। तो मैंने MCC के लीडिंग व्यक्ति को, जो उस समय ओपन फ्रंट पर थे, उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे पक्का मालूम नहीं है, लेकिन हमारी पॉलिसी है। अखबार में जो छपा वो कैसे छपा, पॉलिसी है और हम लोगों को दिक्कत है। ठीक है, हम लोगों को दिक्कत है, अभी पैसेज नहीं बन रहा है,
गढ़ में जा कर के मर्डर करने का, तब उन लोगों ने सेनारी कांड किया। ठीक है, तो वो इस्टेब्लिश्ड हो गया था, तो मैं कह सकता था कि उनको इन रणवीर सेना के एक तरफा वार से बचने का एक तरीका था कि एक जगह चुन करके सवर्ण या भूमिहार लोगों की हत्या करें, तो इस्टेब्लिश्ड था। तो उन लोगों ने किया, और उसमें भी इस बार प्लान्ड था, इसलिए न बूढ़े पर हाथ चलाया, न बच्चे पर हाथ रखा, न महिलाओं पर हाथ रखा, किसी को नहीं, चुन करके उन लोगों ने किलिंग्स किए थे। वो किलिंग उन भी किए थे, और बाद में उन लोगों ने उसको सेल्फ कंडेम नहीं किया, जबकि दलील चक बोगरा कांड को सेल्फ कंडेम किया था। तो मैं यहाँ के नक्सलाइट जो है कश्मीर के लोगों से, यहाँ के नक्सलाइट का चीन से, यहाँ के नक्सलाइट का लिट्टे से, ये सब के बारे में कुछ ग्लिम्सेस ऑफ फैक्ट्स हो सकते हैं छिटपुट, लेकिन ऐसा इस्टेब्लिश नहीं था। यहाँ का जो नक्सल आंदोलन है अपनी ज़मीन पर, नेपाल से अगर रहा होता तो नेपाल का जो कम्युनिस्ट पार्टी जो इतना सोमरसॉल्ट उल्टा पटखनियाँ नहीं खाता बार बार, क्योंकि इन लोगों ने तो राजनीति में सफलता के लिए कोई वैचारिक डाइल्यूशन नहीं किया है यहाँ के अल्ट्रा लेफ्ट ने, तो मैं ऐसा संबंध नहीं जोड़ता। मेरा एक सवाल रहेगा कि ये जो अक्सर अभी वर्तमान मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कश्मीर में 370 हटाया, उसका बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में उत्साह है। अगर किसी से पूछिएगा आप अगर, तो किसको वोट दीजिएगा, मोदी की उपलब्धि बताइए, सीधा बोलते 370 हटाया उन्होंने। तो ये 370 हटाने की उपलब्धि क्या है और कश्मीर जनता पर इसका क्या असर पड़ा? देखिए, मेरे कहने से हमारे यहाँ के लोग का जो कम्युनल माइंड सेट है वो नहीं बदल सकता है, तो इसलिए वो खुश होते हैं फैक्ट्स से नहीं, किसी बात पर। तो कश्मीर का सवाल उनको 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, तो जिन शासकों ने उससे बहुत बड़ा हिस्सा गंवाया वार के समय में, न केवल पाकिस्तान को बल्कि उन लोगों ने गंवाया चीन को, वहाँ के लोग 1 इंच ज़मीन की बात करते रहते हैं, तो ये हमारी नादानी है। ठीक है, अगर स्टेट के पीछे रहना है तो स्टेट को कटघरे में खड़ना होगा। आपको जो चीन ने मैंने LAC लाइन ऑफ मैंने चीन के हिस्से का जो हिस्सा है, तो उसके बारे में करना पड़ेगा कि वो हमारा हिस्सा था, और बिना किसी डिप्लोमेटिक वार्ता के चीन ने युद्ध के द्वारा जबरन उसको हासिल कर लिया, और इसलिए उसके पीछे जो कूटनीति होती है वो ज़बरदस्ती की कूटनीति होती है किसी अंग्रेज़ों के ज़माने का। वैसा करिएगा तो नेपाल का बॉर्डर भी डिफाइंड नहीं है, तो आप मजबूत हैं इसलिए भी नेपाल के लोग अपना डिफिनीशन से अपना कुछ हिस्सा मांग रहे हैं, तो मजबूत है तो नहीं सुनिएगा और यहाँ ज़बरदस्ती चीन ले लेगा। हम ये केवल कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों का ही, देखिए हमारे यहाँ हम फैमिली ग्रुप में हैं, फैमिली ग्रुप में एक यंग कमेंट लिखने, एक यंग का कमेंट आया, मेरी वाइफ भी एक्टिविस्ट रही हैं, तो उन्होंने अपने पतोह को डांटा ये कह करके कि तुम जो ये लिख रही हो कि अफ़गानिस्तान में 25,000 में फ्लैट मिल रहा है, इसलिए कश्मीर चले जाइए, अफ़गानिस्तान आप लोग चले जाइए, तो अपने ही लोगों को तुम डॉक में रख रही हो। जो लोग अफ़गानिस्तान के समर्थक हैं, जो लोग मैंने भारतवर्ष में भारत पाकिस्तान मैत्री की बात करते हैं, और तुम्हारे घर में ऐसे लोग हैं, तुम्हारे घर की परंपरा है, तुम्हारे घर में तो जितने बुजुर्ग थे वो फ्रीडम स्ट्रगल में थे, उसने अपने घर की पतों को लिखा, इससे आपको बात समझ में आ जाएगा। तो ये जो फेनेटिक माइंडसेट हो गया है, इसका हम क्या करें? उसके तो विक्टिम हम बगल में होते हैं। एम्स की डॉक्टर को यहाँ बुलाने के लिए बुलाया, महिला डॉक्टर थी, उसने कहा कि हम क्या करें, ऐसा ज़माना है। एक एक आदमी मोदी मोदी रट रहा है। मोदी के जो समर्थक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप एक कमी बताइए मोदी में। आप मोदी के पक्ष में इतना बात बताते हैं, हम सुनते हैं, जानते हैं, आपसे जानते हैं, हम तो मोदी समर्थक नहीं हैं, विरोधी हैं, लेकिन आपकी रिलायबिलिटी जो आप फैक्ट बता रहे हैं उस पर ना होगी, क्योंकि शासक है तो कोई तो उसकी कमी होगी। उन्होंने जुबान सील लिया, तो उनका क्या कैंपेन है वो मैं समझ गया। वो भक्ति है उनकी, और गलत किस्म की भक्ति है, और किसी द्वेष की वजह से है। जैसे मैं गैर कांग्रेसवाद से पैदा हुआ हूँ, अगर द्वेष में मैं जीता रहूँ तो मोदी समर्थक हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस जब पावर में थी तो धीरे धीरे उसने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे कमज़ोर किया, इंदिरा जी ने कमज़ोर किया, उसके बारे में कहते हैं। और उसी तरह से अगर ये कर रहे हैं और एक नया और बात ये जोड़ दे रहे हैं कम्युनल एंगल, तो इसके भी विरुद्ध में होंगे, तो ऐसा तो मुश्किल है लोगों का होना। लोग जो हैं वो कश्मीर जानते कितना है, कश्मीर को टूरिस्ट स्पॉट मानते हैं, और कश्मीर टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ आदमी नहीं है। कश्मीर लैंड है और टूरिस्ट स्पॉट है, कैसे होगा? आप वहाँ के जो अभी भी वहाँ का टूरिज़्म मैक्सिमम मानव आधार पर चलता है, मशीनों से, रोपवे से, हाईवे से आप नहीं करते हैं। आपको घोड़ा पर घूमना है, आपको खच्चर पर में, हाँ घोड़ा पर, खच्चर पर घूमना है,
घोड़ा पर भी घूमना है, खच्चर पर भी घूमना है, बर्फ़ में फिसलना है, ये सब एक व्यक्ति को एक व्यक्ति सर्विस देता है, तब होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक मशीन लगा दिया और बैठ के 50 लोग और चले गए, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब ये हुआ कि कश्मीर में आप जब जाते हैं तो एक एक व्यक्ति से आपका पर्सनल इंटीग्रेशन होता है, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए। तो कश्मीर जनता भी है, कश्मीर में लोग भी हैं, और कश्मीरी हमारे यहाँ आते हैं, ठीक है। ये बात है। अब हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ कश्मीरियों को क्यों फुट किया गया, असॉल्ट किया गया पटना शहर में और लखनऊ में, वो भी एक समय आया था यहाँ। लेकिन ठीक है कि पटना वासियों ने फिर बाद में एक पोजीशन लिया, फिर वो दोबारा आए। वो लोग आते थे क्योंकि घरों में पहुँचते हैं वो लोग। एनीवे, तो कश्मीर के ये एक रॉन्ग नोशन है कि हम, जैसे ये नोशन ऐसे चलता जा रहा है कि एक सुई के नोक भर भी ज़मीन नहीं देंगे, इस तरह का ईडीएम्स। तो हैं आप पांडव समर्थक, स्टाइल आपका है कौरव की तरह की, 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, जैसे कौरव ने कहा। तो ये मनुष्य, हमारा बिहार का और देश का जो जनता है वो कौरव हो जाता है ना। आप उसके भाई ही हैं ना। तो कश्मीर के लोगों को भाई नहीं मानते हैं, आदमी नहीं मानते हैं, और ज़मीन वो जाए तो जाए। आप ये भी सोचते हैं कि लाहौर में चढ़ जाएंगे, अगर कश्मीर में कुछ हुआ तो लाहौर तक चढ़ जाएंगे। अरे भाई, लाहौर तक चढ़ जाइएगा, 2 आर्मी के बीच की बात नहीं ना, उसके बीच में जनता रहती है, तो जनता को बुचर कर दीजिएगा। जब आपने लाहौर चढ़ने की बात कही तो मुझे याद आया, लाल बहादुर शास्त्री जब मौजूद थे, प्रधानमंत्री थे, और वो वार चल रहा था आपको पाकिस्तान के साथ में, तो भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। वही सेना का ही कुछ स्टेटमेंट आया था कि जब मैं पहुंचा, देखता स्कूल में लिखा हुआ लाहौर, तो मुझे लगा कि लाहौर तक पहुंच गए हैं। तो ये फिर वो वापस लौट आए। तो लाहौर तक पहुंचने के बाद ही वापस लौट आए, क्यों लौट आए, मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ। देखिए, कश्मीर, चीन जो है उसने कुछ बॉर्डर हथिया लिया, लेकिन पूरा दिल्ली पर चढ़ जाएगा तो क्या कीजिएगा। चीन की क्षमता जो है, बैठे बैठे भी अपने मिसाइल से चढ़ जाएगा, तो आप भी कुछ मिसाइल डालिएगा। वहाँ अपने जनता की उतनी कदर नहीं है। तो ये डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी है, बिल्कुल। हमारा इंटरनेशनल, देखिए, हम वार से जितना जीतेंगे, वार से जीत सकते हैं कि ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वर्ल्ड वार हो जाने के बाद ये समझ बनी है दुनिया भर में कि वार से हम हासिल नहीं, तब भी मजबूरी है, क्योंकि उस तरीके से आप शायद खुद ख़त्म हो जाएंगे। अगर दूसरे देश को ज़बरदस्ती आप कर लेना चाहेंगे तो खुद खत्म हो जाएंगे। उस समय भारत पाकिस्तान एक ही देश था, और उस समय भारत अगर घुस जाता तो डिप्लोमेटिकली जो हमारा अपर हैंड है पूरी दुनिया में, आप ऐसा मत समझिए कि हम अपने स्टेट के आलोचक हैं। तो पाकिस्तान के मुकाबले हमारे स्टेट का मतलब एक पहचान है, ज़्यादा पहचान है, बल्कि चीन की भी डिप्लोमेसी के आगे हमारी पहचान है। ठीक है, चीन इसलिए अपने दबंगपन से कुछ मित्र बना लेता है, लेकिन इंडिया आज चीन के मुकाबले दोस्तों से भरा हुआ है। ठीक है, इन्हीं के लोग। अभी आप 370 पर ही आना चाहेंगे फिर से एक बार हम। ये 370 हटने के बाद जिस तरह से भारत के अन्य हिस्सों में लोगों की जोश बना हुआ है कि 370 हटा दिया गया, अब हम वहाँ घर बनाएंगे, बहुत सा चीज़ करेंगे, लेकिन ताज्जुब की बात है, और ये भी कहा गया था आतंकवादी ख़त्म कर देंगे वहाँ से, लेकिन ताज्जुब की बात है आतंकवादी तो वहाँ ख़त्म नहीं हुए, भाजपा सरकार वहाँ से ख़त्म हो गई। मैंने भाजपा आज जो चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव, उसमें 3 लोकसभा सीट ऐसे हैं कश्मीर में जो वहाँ जहाँ पर कि वो अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किए, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई है कई लोगों की, तो भाजपा वहाँ से भाग गया। तो सवाल उठता है कि आप आतंकवाद, तो इसका बेनिफिट जो है आप किस तरह से ले पा रहे हैं, ये जनता देख पा रही है। मेरा सवाल रहेगा आपसे चक्रवर्ती जी कि कश्मीर का समस्या को किस तरह से हल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि सशस्त्र तरीके से तो हल हो नहीं पा रहा है। तो जब भी आइएगा, हम कश्मीर से जब लौट के आए थे तो मैंने 7 सूत्री फार्मूला बनाया था कश्मीर का, और संघर्ष वाहिनी के द्वारा बनाया था, और उसको सोशलिस्ट लोगों ने पसंद किया था। और जब पाकिस्तान गया था तो मैंने वहाँ भी वो 7 सूत्री फार्मूला रखा था, जो कन्वेंसन था पाकिस्तान इंडिया फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो फोरम है जो 2-2 साल पर एक दूसरे देश में उन लोगों का चैप्टर होता है, मीटिंग्स। 250 लोग हम लोग यहाँ से बॉर्डर पार करके गए थे, पैदल पार किया था बॉर्डर हम लोगों ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कश्मीर की समस्या के लिए भारत में एक भरोसे वाली 5 साल की सरकार चाहिए।
अभी तो 5 साल की सरकारें बन रही हैं और उनका डेमोक्रेटिक होना चाहिए। कांग्रेस भी आ जाएगी तो कश्मीर पर उनका जो लाइन है वो पुराना है, उनको बदलना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि उनको 3 साल का समय दे करके जनता को कि इस तारीख को इस साल हम आपका जनमत लेंगे, जनमत संग्रह कराना चाहिए और उसके पहले ये काम करना चाहिए। अगर जो कि अब नेक्स्ट इम्पॉसिबल बात है, जो था वो भी राइट उनका छीन गया, लेकिन चीन में यदि पाकिस्तान में लोगों का जनमत संग्रह करा कर। मेरा एक सवाल फिर इससे पहले रहेगा, आपने 7 सूत्री बात बताया जो कि आपने पाकिस्तान और भारत के बीच मैत्री संबंध था, क्या आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं 7 सूत्री मांग क्या था? नहीं, मेरा वो कश्मीर पर था। उसी पत्र को मैं पाकिस्तान में भी मैंने पढ़ा था जब मैं पाकिस्तान गया था। अगर याद हो तो क्या बता सकते हैं? उस 7 सूत्री में पहला शर्त है कि 3 साल का तारीख घोषित करके 3 साल के बाद वाले तारीख पर लगभग उस तारीख पर वहाँ जनमत संग्रह लिया जाए यूएन की उपस्थिति में, और उन 3 वर्षों में भारत सरकार जो है वह उनके डेमोक्रेटिक राइट को मदद करने वाला काम करे, मतलब अपने पक्ष में काम करें। लोग भारत में ही रह जाएं, वो दिखावा करें, वो दिखाएं अपना। इसके बाद कश्मीर के जो सरकार है उस सरकार को इस बीच में किसी भी हालत में हटाया नहीं जाएगा, इसकी गारंटी करें। वोटिंग फ्री और इंडिपेंडेंट होगा, जो कि मोरारजी देसाई के समय हुआ था, उसके बाद भी हुआ है, लेकिन उसके पहले कभी भी इलेक्शन में माने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता था, बल्कि पॉकेट बनाया जाता था। तो वोटिंग का उनको राइट दे दिया जाए। तो ये जो 3 प्रमुख सूत्र है, इसी की व्याख्या करते हुए सूत्र है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों को वोटिंग राइट में कभी दखल नहीं दिया जाए। कश्मीर की सरकार को विशेष दर्जा है, ये हम 370 के पहले के स्टेज का सुझाव दे रहे हैं, तो ये किया जाए। और तीसरी बात जो की जाए वो ये है कि उनको एक वक्त दिया जाए कि आप विचार कीजिए, नहीं तो इस डेट को आपका मत लेंगे और आपके मत के आधार पर हम निर्णय करेंगे। ये मेरा एक सवाल रहेगा इसमें कि कश्मीर में जो लोग लड़ रहे हैं या कश्मीरी जनता है वहाँ पर, तो कश्मीर तो 3 हिस्सा में बट चुका है। एक कश्मीर वह जो है भारत में है, एक कश्मीर वह है जो पाकिस्तान के अधीन है, एक कश्मीर का हिस्सा वह है जो चाइना का अधीन है। तो क्या इस मांग का समर्थन किया जाना चाहिए कि कश्मीर के तीनों देशों से जो बांट लिए, हड़प लिए हैं, उनके हिस्से को एक साथ मिला करके स्वतंत्र देश बना दिया जाए कश्मीर को? यह मांग जो कश्मीरी जनता की कई बार उठती है, चाहे यासीन मलिक के नेतृत्व में हो या कई लोगों के नेतृत्व में हो, तो यह मांग कितनी जायज़ लगती है आपको? नहीं, मांग तो नाजायज़ नहीं है, लेकिन उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन तो टेबल पर बैठ नहीं रहा है। ये मांग तो आप इंडियन गवर्नमेंट से करते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते हैं, इतना कड़ा शर्त नहीं लगाते हैं कि कश्मीर इंडिपेंडेंट कश्मीर अगर होगा, लोग तय करेंगे तो पाकिस्तान में भी होगा तभी यहाँ होगा। आज ही कश्मीर के लोग जो हैं बगावत पर उतर जाएं और पाकिस्तान और भारत के बीच में भिड़ंत हो जाए और आज़ाद कश्मीर जो है इस कश्मीर में मिल जाए, तो फ़र्क तो पड़ जाएगा। इनको एक डेमोक्रेटिक राइट, वोटिंग राइट मिल जाएगा, इतना तो मिल जाएगा, समझे, उनका ताकत भी बढ़ जाएगा, अपनी पुरानी पहचान अपना उनके तो हक में होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कश्मीर की मांग का विरोध की कोई वजह नहीं है, उसका भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इंडिपेंडेंट कश्मीर, अगर कश्मीर को कोई सॉवरेंटी, हम केवल इतना देखिए, प्रैक्टिकली संभव है कि विथ ग्रेटर सॉवरेंटी, ज़्यादा स्वायत्ता, ऐसे तो सभी राज्यों को ज़्यादा स्वायत्ता मिलनी चाहिए, लेकिन कम से कम पहले कश्मीर को विथ ग्रेटर सॉवरेंटी भारत में रहने का मौका दिया जाए। इसका मतलब हुआ कि 370 वाली बात ख़त्म हो जाए, इसका मतलब हुआ कि कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, इसका मतलब हुआ कि कश्मीर में चुनाव अवश्य हों और चुनाव फ्री एंड फेयर हों, आर्मी का कोई रोल नहीं हो, ठीक है। माने ये जो बम्बार्डिंग को रोक सकते हैं वो, लेकिन वोटिंग को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि यहाँ होता है, उन इलाकों में भी होता है जहाँ मतलब वोटिंग प्रभावित होता है, वहाँ भी वोट को रोका नहीं जाता है। तो ये थोड़ा सा काल्पनिक और आदर्शवादी बात बोल रहे हैं। प्रैक्टिकली उसको करने में बहुत ही ताकत लगेगी, ठीक है, क्योंकि लोगों को राइट दे दिया जाए और लोग राइट का उपयोग करें, दोनों एक ही साथ बात नहीं है। कश्मीर के लोग, हम लोग जब 91 का कश्मीर संवाद वाहिनी बना के गए थे, कश्मीर संवाद वाहिनी बनाने के बाद उन लोगों को हम लोगों ने ऑफ़र दिया कि आप आइए, पटना, लखनऊ, बॉम्बे और दिल्ली 4 शहर में आपकी
सभा कराएंगे और आपके ऊपर कोई कॉम्युनल असॉल्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी होगी। हम लोग अपना यहाँ हैसियत रखते हैं, और हैसियत मतलब डेमोक्रेटिक हैसियत रखते हैं, वैसे फोर्सेस को हटाएंगे, लेकिन आपसे सवाल जवाब लोग करेंगे। और आप वहाँ आकर के अप टू इंडिपेंडेंट कश्मीर बोलिएगा, आप चाहें तो बोलिएगा, और आपको प्रोटेक्शन होगा, वापस हम कश्मीर आपको लौटाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग है इतनी लेकिन उसमें से एक आदमी तैयार नहीं हुआ आने के लिए। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको डर था कि हम, बाकी लोग तो जानेंगे कि मैंने क्या कहा, लेकिन जो टेररिस्ट ग्रुप है, अंडरग्राउंड ग्रुप है, वो हमारे ओपिनियन के बारे में क्या राय रखेगा। तो उनका डेमोक्रेटिक राइट तो जो अभी पावर में नहीं है, और जो ग्रुप, इसलिए टेररिस्ट कहने में उनको आपत्ति नहीं होती है, जो ग्रुप है अंडरग्राउंड, उन लोगों के आगे भी कर्टेल्ड है, इसलिए वो भी, उनसे भी हम खुलेआम बात कर सकते हैं, जबकि हम इंडिया के हैं और वो कश्मीर इंडिपेंडेंट मानता है। बात कर सकते हैं कि आपको, आपका डेमोक्रेटिक राइट जो है ये एश्योर, मैंने ये इस विधि से एश्योर नहीं होता है। तो देखिए, मैंने भारतवर्ष जो है आज़ादी के बाद, मतलब विविधताओं को लेकर के अपब्रिंगिंग हुई है। डेमोक्रेसी में बहुत सारे छेद हैं, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत सारा गैर बराबरी है। उसके बावजूद बेस्ट जो है भारत, अब इस समय मोदी के समय तो समझ में आ रहा है कि बेस्ट ये है कि हमारे यहाँ जनतंत्र है, और वही उसको जवाब दे सकता है, नहीं तो मोदी का जवाब नहीं है कोई, ठीक है। तो इसलिए हम अभी इंडिपेंडेंट कश्मीर के बारे में उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते हैं, और अगर कॉन्टेक्स्ट है तो हम शर्त इतनी कड़ी नहीं करना चाहते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट होते भी हैं तो भारत से इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि उधर के लोग भी लड़ेंगे और अपना हासिल करेंगे, या चीन के लोग तो क्या लड़ेंगे, चीन के हिस्से में तो बैरन ज़मीन सब है, बहुत कम आबादी है, तो वो तो चीन को किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई जनता नहीं है। जो वहाँ से पत्थर उत्थर सुनते हैं। हाँ, पत्थर है, हिम नदियाँ हैं, और वहाँ पर यही लोग जाके गांव बसाते हैं, चीन के आर्मी के लोग गांव बसाते हैं। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे होगा, कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है, जैसे भारत के अन्य राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो कश्मीर, अगर आप थोड़ा पीछे रिमाइंड करें, अपने मेमोरी में जोड़ डालें, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर में किनकी सरकार बनने की उम्मीद लग रही है आपको? नहीं बता सकते हैं, ये लोगों के पास आग हो और खाई हो एक तरफ, तो हम इसमें द्वंद्व नहीं मानते हैं। जाहिर है कि हम खाई में कूदेंगे, आग की तरफ तो नहीं कूदेंगे, तय बात है। ऐसे कहावत दूसरा है, तो लोगों को आग से बाहर निकलना है, और जो बुरी चीज़ है मतलब उसी में से हाथ, जैसे अभी भारत में भी स्थिति है, जैसे कुआं और खाई बोलते हैं। हाँ, आपने आग और खाई बताया, कुआं खाई बोलते हैं। कुआं खाई के मुहावरे में नहीं जा रहे हैं। एक अच्छा, तरफ आग हो, अग्निकुंड हो, और दूसरी तरफ खाई हो, कुआं हो, है ना। तो वैसी स्थिति में इसमें भी, खाई में भी आप जब जाएंगे पानी के, तो उसमें आपके मरने का चांस रहेगा, इधर भी मरने का चांस रहेगा, लेकिन लोग जाहिरी तौर पर आग की तरफ तो कभी भी नहीं कूदेगा। तो इसमें जो मतलब ये है कि आप एक ऐसी पतली दीवार पर चल रहे हैं कश्मीर के लोग, जिसमें उनको फारूक अब्दुल्ला परिवार को पकड़ेंगे, जिनके बारे में उनका है कि 91 में अखबारों में, उर्दू में जो भी विज्ञापन छप रहे थे उस ज़माने में, सब उन लोगों के थे कि हम अल्लाह ताला की कसम खा के कहते हैं कि हमने मुखबिरी नहीं की, हम कसम खा के कहते हैं कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबंध नहीं है। जनता उस समय इंडियन स्टेट और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, सरकार, दोनों के विरुद्ध थी, ठीक है। तो अब तो उनको, और हम नहीं चाहते हैं कि महमूदा के बारे में, महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या धारणा होगी। तो सवाल है कि ये तो हम विश कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर मानते हैं कि कश्मीर में इंडिपेंडेंट, देखिए कश्मीर में इंडिपेंडेंट किसकी सरकार किसकी बनेगी, या भारत में आगे किसकी सरकार बनेगी, इस तरह का सेफोलॉजिस्ट बने, इस तरह की भविष्यवाणी करने की स्थिति में आप भी नहीं हैं, हम भी हैं नहीं हैं, और हम लोग अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं भारत के बारे में, और कश्मीर के बारे में वो भी जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लियरिटी नहीं है कि किसकी सरकार बने, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक जी, आपने बताया कश्मीर के बारे में, चूँकि आप खुद कश्मीर जा चुके हैं और कश्मीर की जनता को नज़दीक से देखा है, अपने वहाँ समस्याओं को महसूस किया है। 91 से शुरू किए, हर फेज में गए। जी हाँ, और इस तरह से आप कश्मीर के बारे में ज़्यादा नज़दीकी है, पकड़ भी है,
और चीज़ों को बेहतर ढंग से रखे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका समरभूमि की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से भी। और आप मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इन तमाम विषयों पर भी जो बात हमारी चल रही है, अगर आपकी कोई अन्य राय हो या कोई राय हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नमस्कार।